बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि यू लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्पेशलाइज्ड प्लांट्स एंड इक्विपमेंट ऑन 1 सितंबर 2002। कस्टमर परचेजेस प्लांट एंड इक्विपमेंट विद अ स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ₹10 million ड्यू टू एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस इट in the country's origin customer's country of origin it cannot pay in cash. Instead the customer agrees to transfer a property in Cape Town as a consideration. अच्छा जी सर, हुआ कुछ इस तरीके का है कि हमने एक प्लांट बनाया, ये हमारी इन्वेंट्री थी, ये हमने सेल किया अपने कस्टमर को, ये हमारा कस्टमर बैठा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इस कस्टमर को हमने पैसे अपना जब प्लांट दिया तो पता चला इसकी कंट्री बोलती है कि भाई आप पैसे बाहर ट्रांसफ़र मुल्कों में नहीं कर सकते। तो इसने क्या बोला कि हम आपको अपनी एक लैंड दे देंगे। सही हो गया जी। हमने प्लांट दिया, जवाब में लैंड आ गई, तो बेसिकली ये नॉन कैश कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन ऐसा रह गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर ऑन 1 सितंबर 2002 द प्रॉपर्टी इन केप टाउन हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹10.5 million. यू लिमिटेड क्लासिफाइज द प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर IFRS 15 बोलता है कि इफ़ यू रिसीव एनी नॉन कैश कंसिडरेशन इट शुड बी डेल्ट विद एज पर द रेलिवेंट स्टैंडर्ड। ठीक हो गया जी। मतलब अगर मैंने एक नॉन कैश कंसिडरेशन के तौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील करी है, अपना पर एक्वायर करी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील की जाती है IAS 40 में, तो इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगी वो मैं IAS 40 के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। जिस वक्त ये रिसीव करी उस वक्त एंट्री क्या पास हो रही होगी, सेल्स क्रेडिट कर रहा हूँगा मैं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो रही होगी, ऐसा है। अच्छा, जब मैंने सेल करी थी 10 मिलियन की थी, मैंने सेल करी 1 सितंबर 2002 को, और उस दिन मेरी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 10.5 मिलियन की थी। तो इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा 10.5 मिलियन पे, सेल्स भी मेरी रिकॉर्ड होगी 10.5 मिलियन पे। तो IFRS 15 क्या बोलता है कि इन केस ऑफ अ नॉन कैश कंसिडरेशन द सेल्स शेल बी बुक्ड एट द कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो सर हमने क्या रिसीव किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिसीव करी, उसकी फेयर वैल्यू 10.5 मिलियन है, तो मेरी सेल्स भी 10.5 मिलियन पे रिसीव होगी, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस आ रहे होंगे फेयर वैल्यू मॉडल की वजह से या कॉस्ट मॉडल की वजह से, जो भी अकाउंटिंग है उसकी वजह से, वो सारे के सारे IAS 40 में डील हो रहे होंगे, ठीक। उसका सेल्स से, उसका रेवेन्यू से, उसका IFRS 15 से कोई लिंक नहीं होगा, ठीक हो गया जी। तो अगर मैं आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ूँ, क्या बोलता है, investment property, the company let the property rent on 1st October 2016 and took an advance rent of ₹1 million for the whole year. Fair value of the property at 31st December 2001 was reported to be 10.89 million. अच्छा, मैंने 1 सितंबर 2002 को प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसी प्रॉपर्टी को मैंने 1 अक्टूबर को ये प्रॉपर्टी रेंट पे पकड़ा दी किसी को। तो अब क्या होगा, मेरे पास रेंटल इनकम आएगी। 1 अक्टूबर को मैंने दिया है तो मेरे पास एंट्री बन रही होगी 1 अक्टूबर 2002 को। कैश मैंने रिसीव किया 1 मिलियन रुपीस का, और ये मेरी एडवांस रेंट बन जाएगा, या अनअर्न्ड रेंट भी बोल सकते हो आप इसे। रेंट इनकम 1 मिलियन रुपीस से ऑन द ईयर एंड 31 दिसंबर 2002 को इस एडवांस रेंट में से 3 महीनों का रेंट मैं अपने पास बुक कर लूँगा। तो देयरफॉर मेरी एंट्री बनेगी रेंटल एडवांस रेंट इनकम डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। कितने से सर, 1 मिलियन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो ये मेरे पास फिगर आती है 0.25 मिलियन की। अच्छा, इस तारीख को मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रीवैल्यू होके चली गई कहाँ पे, 31 दिसंबर 2001, रिपोर्टेड टू बी 10.89 मिलियन। सही, मैंने जब ख़रीदी थी उस वक्त 10.5 मिलियन की थी, अब वो पहुँच चुकी है 10.89 मिलियन पे। तो फेयर वैल्यू गेन मुझे हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई मेरी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैं डेबिट करूँगा, 10.89 मिलियन की हो गई है और थी 10.5 मिलियन की। तो ये 0.39 मिलियन से मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो गई और फेयर वैल्यू गेन मैंने कमा लिया। और IAS 40 बोलता है कि एनी फेयर एंड वैल्यू गेन लॉस और गेन
बाय थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड इन P&L अकाउंट। ठीक हो गया जी। तो 0.39 मिलियन मेरे P&L का पार्ट बन जाएंगे। 0.39 कैसे आया फिर से बता देता हूँ। 10.89 की प्रॉपर्टी की वैल्यू है 31 दिसंबर को, जब ख़रीदी थी तो 1 सितंबर को, यानी इसकी वैल्यू थी 10.5 मिलियन की, दोनों को लेस कर दिया, 0.39 मिलियन मैंने फेयर वैल्यू गेन कमा लिया। ठीक हो गया जी। तो सर जब मैं इन्वेस्टमेंट अपना नॉन कैश कंसिडरेशन लूँगा, जब भी मैं नॉन कैश कंसिडरेशन लूँगा, मेरी सेल्स रिकॉर्ड होगी एट द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। फिर उसके बाद जो कंसिडरेशन है वो जिस रेलिवेंट स्टैंडर्ड से डील करती है वो वहाँ पे ट्रीट होती रहेगी। अगर मैंने PPE एक्वायर किया तो ये IAS 16 में डील हो रहा होगा। अगर मैंने इन्वेंट्री एक्वायर करी तो ये IAS 2 में डील हो रहा होगा। अगर मैंने शेयर्स एक्वायर किए तो शेयर्स के लिए सर वैसे IFRS 9 होता है, आपने पढ़ना नहीं है, ये पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो खैर जो भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आप उन्हीं की बेसिस पे उनकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, उनकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक हो गया जी। उम्मीद है सर ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।